Hi everyone. Hello G. Hello, 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 hello. Very, very good morning. Please confirm that I'm clearly audible and visible. Good morning G. Good morning. सब बढ़िया. अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. क्या बात है. सुबह सुबह जो जो तुम लोग चहके हो ना, ये एकदम से ये इतने सारे कमेंट्स का जो स्पैम सा आया है, बहुत ही मजा सा आ गया. तो कल मैंने तुम लोगों को बच्चों एक छोटी सी डीपीपी दी थी. मैंने तुम लोगों को ये चीज पहले भी बोली थी कि बेसिक मैथ्स की डीपीपी तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स है ना. फिर भी मैंने तुम लोगों को एक छोटी सी डीपीपी दी थी, एक तो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर और एक ग्राफ्स के ऊपर. तो मैं सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहूंगी. जिन बच्चों को डीपीपी नहीं मिली है, मैं डीपीपी अपलोड भी कर दूंगी ऐप के ऊपर. अभी के लिए तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि वो डीपीपी क्या है ना. तो सबसे पहले वो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं. जिन बच्चों को डीपीपी नहीं मिले, तुम ये लगा लो कि अभी 20 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है. एक तो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर और एक हमारा ग्राफ्स के ऊपर. ठीक है. और फिर बाद में हम लोग आराम से डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे. जस्ट 1 सेकेंड. एक मिनट. 27 हो गया ना आज. सो 27 में क्लास 4 बेसिक मैथ्स की चौथी क्लास है ये. होपफुली तुम लोगों को बढ़िया लग रहा हो कि बेसिक मैथ्स पे हम लोग एक्चुअली में कितना टाइम दे रहे हैं. और आज की क्लास में हम लोग फोकस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. एक मिनट. ठीक है. एक मिनट पहले डीपीपी को आईपैड में डाल दूं. एक मिनट रुक जाओ. जो तुम्हें बुक मिली उसमें भी डीपीपी है ही. वो तो बच्चों है ही. मेरी तरफ से जो मैंने कल एक रात को डीपीपी दी थी, बिल्कुल छोटी सी, उसके डिस्कशन की मैं बात कर रही हूँ. अब मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ. एक बार प्लीज बताओगे कि तुम लोगों को क्लियरली विजिबल है और क्लियरली विजिबल है स्क्रीन. ये देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर दी थी. ये ग्राफ और ये ग्राफ्स के ऊपर दी थी. दिख रही है. लेवल अप वाली बुक सुप्रिया डिलीवर होगी अभी 1 महीने में, क्योंकि बन रही है. अभी जो लेवल अप की बुक है, जो तुम्हारी 2 बुक्स है, वो अभी बन रही है. तो जिन बच्चों ने भी महापाग प्रो लिया है या फिर जिन बच्चों ने भी विक्ट्री बैच लिया है, तो तुम्हारी जो एडवांस लेवल की जो बुक है, लेवल अप बुक जो है, वो डिलीवर हो जाएगी तुम लोगों को 1 महीने में. मैम हॉट वाटर पी लो फिर पढ़ाओ. थैंक यू सो मच. अब गर्म पानी करने कौन नहीं जाए, छोड़ो. चलो. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ग्राफ वाली डीपीपी निपटा देते हैं. क्या बोलते हो? दिख रहा था ना? स्क्रीन दिख रही थी? ओके. तो सबसे पहले ग्राफ वाले डीपीपी निपटा देते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y का स्क्वायर, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तो मैंने तुम्हें बताया था कि जिसके ऊपर भी स्क्वायर हो उसके ऊपर कटोरा बनेगा. मतलब जो कटोरा है y एक्सिस पे बनना चाहिए. तो कटोरा y एक्सिस पे यहाँ पर बन रहा है. कटोरा y एक्सिस पे यहाँ पर बन रहा है. इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होना चाहिए. तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे कटोरा ये है. ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन. मेक सेंस? हाँ जी. एक बार जरा सा बताइए. डीपीपी ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी. ये वाली डीपीपी मैं ऐप पे अपलोड नहीं कर पाई थी, तो छोड़ दो उसको. तुम इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर देखो जो अभी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसके अंदर थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है. तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मान लो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो कौन सा ग्राफ डिपेक्ट करता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस को? तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोले तो, आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोले तो कोई बच्चा गेस करना चाहेगा? आइसोमेट्रिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? क्या कांस्टेंट होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस में? वेरी गुड. आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक प्रोसेस है. इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है. तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है. तो अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये प्रोपोर्शनैलिटी है.
इसका मतलब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना? मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखो अगर मेरे पास मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो दोनों में से कैसे चुने? तो तुम खुद देखो। मैंने प्रेशर को वाई एक्सिस में ले लिया, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में ले लिया, तो मैं बोल सकती हूँ ना, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो अगर मैं इसको y एक्सिस में ले रही हूँ, इसको x एक्सिस में ले रही हूँ, तो स्लोप मेरे पास ये आ रहा है ना, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ बिना इंटरसेप्ट के एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो वो मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। मेक सेंस? हाँ जी, ये नहीं हो पाया था मेरे से, अब आई एम होपिंग कि ये हो गया हो कि क्यों ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या है, दिस इज द स्लोप, और तुम देख पा रहे हो कि स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट है नहीं। तो पॉजिटिव स्लोप तुम लोगों को यहीं पे मिल रहा है जहां पर स्लोप एंगल क्या है, एक्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ना बच्चों थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ बनाओ एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियसली बात है लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले लेंस की इक्वेशन लिखूंगी, जो मेरे पास आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मैं फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है कि जो ऑब्जेक्ट है रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, तो लेंस की वजह से वर्चुअल इमेज बनने का मतलब है लेंस के आगे इमेज बनना, तो यहाँ पर v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और वैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं देखूंगी इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो रही है, 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मेरे पास आ गया 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। तो मेरे पास लेंस इक्वेशन ये थी, ये पूरी की पूरी फिजिक्स है। अगर आपको रे ऑप्टिक्स नहीं आते तो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। मतलब किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, कैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो जिनको रे ऑप्टिक्स नहीं आती, अभी बस मान लो कि हाँ दी ने बोल दिया है कि इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, और अब इस इक्वेशन के बेसिस पे तुम ग्राफ बना सको, उसकी क्षमता रखो। तो मुझे बोला हुआ है 1/u वर्सेस 1/v, मतलब y एक्सिस में 1/u रहना चाहिए। ये देखो y एक्सिस में 1/u रहना चाहिए, एक्स एक्सिस में 1/v रहना चाहिए। तो मैं देख पा रही हूँ ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 1 आ जाती है, इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव में 1/f आ जाता है। तो स्लोप 1 है, इसका मतलब tan ऑफ स्लोप एंगल 1 है, इसका मतलब स्लोप एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है। तो अब वो तुम लोग देख लो कि कहां पर स्लोप तुम्हारे पास पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव ये वाले ऑप्शन में भी है, ये वाले ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो कौन सा आंसर सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। गुड क्वेश्चन। हाँ जी, रे ऑप्टिक्स वाला सेगमेंट छोड़ देना जिनको रे ऑप्टिक्स नहीं आते। तो तुम बस ये मान के चलो कि ये जो मैंने इक्वेशन मॉडिफाई की है उसके बेसिस के ऊपर ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे ग्राफ दिया हुआ है मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है और मुझसे पूछा हुआ है कि स्लोप किस तरीके से इस ग्राफ का चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कोई भी दो पॉइंट्स ले लूंगी, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया। दोनों सिनारियोज में देख पा रही हूँ कि जो मेरे पास स्लोप एंगल है, स्लोप एंगल बिकॉज मेरे पास ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव होगा। तो मैं बोल दूंगी एक तो स्लोप नेगेटिव है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड फिसलन से देखते हैं ना, तुम देखो एक तो तुम ऐसे फिसल के आओ, एक तुम ऐसे फिसल के आओ, यहाँ पर ज्यादा चिल्लाओगे ना, यहाँ पर ज्यादा स्टीपनेस है, यहाँ पर ज्यादा फिसलन है।
तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पर मोर नेगेटिव, यहाँ पर लेस नेगेटिव। तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये तो हमारे एग्जैक्ट क्लास का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए अगर मैं एक पैराबोला जाती हूँ। तो मुझे पता है पैराबोला तब बनता है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो सिंगल डबल की पावर पे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी डबल की पावर पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। और ये कुछ क्वेश्चंस हमारे ग्राफ्स के ऊपर, बाकी जैसे मैंने तुम्हें बोला था बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की डीपीपी तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस है। हो गया, अब चलते ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। एक मिनट, वेट वेट वेट, अब ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पहले जो ये चार क्वेश्चंस है, फटाफट से एक बार इनको निपटा लेते हैं। तुम्हें बोला हुआ कौन सी वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो तुम्हें सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मान लो मैं cos ऑफ 30 डिग्री की बात करूं, ये तो मुझे पता ही है, इट इज √3/2। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लास्ट में करवाते हैं, पहले ये चार कर लो, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं cos ऑफ -120 डिग्री की बात करूं, तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, cos ऑफ -θ इज cos ऑफ θ। सो cos ऑफ -120 डिग्री इज cos ऑफ 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है -1/2। तो ये मेरे पास आ गया, ये नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। cos ऑफ -θ इज cos ऑफ θ, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जेन्युइन सा। अब नीचे आ जाए, तो अब तुम्हें बोला हुआ है कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन ऑफ -50 क्या होता है, साइन ऑफ -50 हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 150। ये हम लोगों ने किया था, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन ऑफ θ। तो -150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन ऑफ 150 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया -1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। मैं cos ऑफ 150 डिग्री की बात करूं, तो cos ऑफ 150 डिग्री मेरे पास हो जाता है, ये मेरे पास हो जाता है -√3/2। तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं है। tan ऑफ 60 डिग्री √3 हो जाता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर थर्ड गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब अगर मैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं, तुम्हें बोला हुआ है cot ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, cot ऑफ -30 डिग्री का मतलब क्या, इसका मतलब cos ऑफ -30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ -30 डिग्री। तो cos ऑफ -30 डिग्री कैन बी रिटन एज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ -30 डिग्री कैन बी रिटन एज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2, नीचे वाली वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास -√3। ऑप्शन नंबर थर्ड गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, ये तो पता है ना सुजल, cot इज cos बाय साइन। तो ये cos ऑफ -30 बाय साइन ऑफ -30 हो गया ना। और दोबारा से वही आइडेंटिटी जो मैंने तुम्हें बताई थी, cos ऑफ -θ इज cos ऑफ θ। और जो मैंने तुम्हें बताया था साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन ऑफ θ, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूटेड है। वैसे अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी cos ऑफ 60 बाय साइन ऑफ -45। तो cos ऑफ 60 की वैल्यू तो मुझे पता है 1/2, साइन ऑफ -45 मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 45। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 बाय -1/√2, जो मेरे पास आ गया -√2/2, जो मेरे पास आ गया -1/√2। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, हाँ जी, मोर नेगेटिव होना चाहिए था, तो मोर नेगेटिव आंसर होता है ना। डिस्कस हो चुका है चांदनी, वो वाले क्वेश्चन का रिप्ले एक और बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, खत्म हो चुका है वो।
अब देख लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर तुम लोगों को ना, जस्ट 1 सेकेंड, ओ 1 मिनट, कॉपी पेस्ट, ये देखना। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें बोला कि इस तरीके से ये एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, और मैंने तुम्हें बोला एक्स की वैल्यू बताओ। तो तुम लोगों को बेसिकली एक ट्राइंगल ही तो चाहिए ना, तो तुम एक ट्राइंगल ले लो। ट्रिगोनोमेट्री से अगर तुम लोग आंसर निकालना चाहते हो तो तुम इस तरीके से एक ट्राइंगल ले सकते हो, लेकिन बेट है ना, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन हेक्सागोन पे भी करवा सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास 3 है। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर 360 डिग्री 5 हिस्सों में बटेगा। ये देखो, अगर मान लो मैं इस तरीके से लाइंस बनाऊं, तो 360 डिग्री 5 इक्वल एंगल्स में बटा है। तो कितने, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 72 डिग्री है ना। ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास कितना आ गया, 72 डिग्री। और उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ, ये मेरे पास 72 डिग्री आ गया। अब मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका इस तरीके से आधा हिस्सा ले लूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके सिर्फ ये वाले सेक्शन को स्टडी करूं, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करने के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ ये आ गया मेरे पास एक्स, ये मेरे पास आ गया 3/2, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 36 डिग्री, 72 का आधा। तो 36 डिग्री और 37 डिग्री में ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं। और 37 डिग्री तो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, तुम लोग मैजिक ट्राइंगल से कर सकते हो कि अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये मेरे पास 37 डिग्री आता है। तो अब तुम देखो, इस एंगल के लिए तुम्हें ऑपोजिट पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। ऑपोजिट और हाइपोटेनियस को लिंक करता हुआ साइन आता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ दैट साइन ऑफ 36 डिग्री जिसकी वैल्यू वैसे कितना है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वैसे साइन ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू अगेन मेरे पास क्या आ गई, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मेरे पास आ गया 3/5 इज इक्वल टू 3/2x, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.5। बता तो दिया 72 डिग्री कैसे। मुस्कान, कान खुले रखो क्लास में। ये देखो, लास्ट रिपीटेशन, पूरा का पूरा एक सर्कल 360 डिग्री होता है। ये पेंटागन है, तुम देख पा रहे हो 360 डिग्री 1 2 3 4 5 हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक हिस्सा कितना हो गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 72 डिग्री। तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल आ गया। लेकिन मैंने सोचा दिस इज नॉट इनफ भाई, मुझे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करनी है। तो बिकॉज मुझे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करनी थी, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर बना दिया जहां पर एंगल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो साइड्स भी इक्वली डिवाइड होंगे। तो ये आ गया x, ये आ गया 3/2, ये आ गया 72 का आधा 36 डिग्री, विच कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो 37 डिग्री तो मैजिक ट्राइंगल की हेल्प से 37 डिग्री के लिए तो तुम लोग कुछ भी निकाल सकते हो और निकालना आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया कि वैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दैट साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वैसे साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। तो बस दोनों को इक्वलाइज कर दिया, x की वैल्यू 2.5 आ गई। x की वैल्यू 2.5 का मतलब क्या, 5/2। हाँ जी, देर आर मेनी वेज, मुझे ट्रिगोनोमेट्री से करना था, मैंने ऐसे कर दिया, है ना। ऐसे 2 क्वेश्चंस मैं और करवाना चाहूंगी, जैसे कि ये तो हम लोगों ने कर दिया एक पेंटागन के लिए, ठीक है। हम हेक्सागन के लिए भी कर सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। आय हाय कितना गंदा हेक्सागन बना था सच में। वेट, इट्स माय मिस्टेक, या अब ये देखिएगा, इसके बाद चलो ट्राइंगल भी कर लेंगे और फिर खत्म, फिर और कोई शेप्स वगैरह तुम लोगों को आएंगे नहीं।
तो मैंने तुम्हें बोला कि ये मेरे पास एक ऐसा हेक्सागन है जिसकी सारी की सारी जो साइड है 2 मीटर की है, ये सेंटर है, और तुम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। तो तुम हमेशा सोचोगे कि भाई देखो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से, उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल तुम लोग ढूंढ सकते हो। सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल से शुरुआत करो। सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, ये वाले ट्राइंगल से तुम लोग शुरुआत कर सकते हो। तो अगर ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये 2 है। मैं अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल निकाल सकते हो। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर 360 डिग्री 6 हिस्सों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। तो एक हिस्सा कितना आ गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 बोले तो 60 डिग्री। ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। अब अगर ये वाले, अब तुम ये देखो, ये एक्स है, ये 2 है, ये एक्स है, ये 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल्स भी इक्वली होंगे, मान लो। लेकिन अगर तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, सो सॉरी, बट यू ऑल्सो नो द ट्रुथ। अब मैंने सोचा ट्रिगोनोमेट्री से करती हूँ, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर ये वाली वैल्यू 2 का आधा 1 है। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास 30 डिग्री है। अब तुम देख लो, तुम्हारे पास एंगल है जिसके लिए तुम्हारे पास ऑपोजिट है, हाइपोटेनस निकालना है। साइन ऑफ 30 से चल सकते हो। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ये मेरे पास आ गया 1/2। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। changing the shapes but not but how we are solving is not changing। आया ना? वैसे एक बार ट्राइंगल भी कर लेते हैं, आजू। अब इतना कर लिया है तो एक ट्राइंगल भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाली साइड है 3 की, ये वाली साइड है 3 की, ये वाली साइड है 3 की। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला ये वाली वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम एक जेन्युइन ट्राइंगल लोगे, है ना। सबसे पहले तुम ये वाला ट्राइंगल लोगे कि भाई देखो, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये 3 है। यहाँ पर जो 360 डिग्री है, एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये देखो, तो एक हिस्सा मेरे पास कितना आ गया, 120 डिग्री का आ गया। अब तुमने सोचा ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो तुमने सोचा ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल से चलते हैं। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो ये 120 का आधा 60 डिग्री, ये आ गया एक्स, ये आ गया 3/2 का आधा। अब तुम कर सकते हो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। वैसे साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो मेरे पास क्या आ गया, √3/2 इज इक्वल टू 3/2x। इसको अगर तुम लोग आगे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई 3/√3, बोले तो √3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी डीपीपी डिस्कस कर ली, और कुछ मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दिए। इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, इन सारे क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग है तुम लोगों को मिल जाएगी। तो दोबारा से जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आए उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन सकते हो, क्योंकि बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोगों को दिया है। श्रेयांश, इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं बनता, कॉस्ट ले लो तुम। अगर तुम्हारे पास बेस और हाइपोटेनियस है, कॉस्ट ले लो, ये कोई बातें हैं? अगर मेरे पास एंगल है, ऑपोजिट है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो क्या लूंगी मैं? लेने को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो वही लूंगी ना जिससे आंसर आए। तो अगर मेरे पास एक एंगल है, ऑपोजिट निकालना है, हाइपोटेनियस है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि साइन ही लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अब नई बातों के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग, हाँ, ये डीपीपी मैं आपके ऊपर भी शेयर कर दूंगी, फॉर श्योर, डेफिनेटली कर दूंगी। अब जरा सा बताओ, अब डिफरेंशिएशन के लिए रेडी हो? आधा घंटा हम लोगों ने डीपीपी वगैरह का डिस्कशन कर लिया। होपफुली इनके अंदर तुम्हारा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। बाकी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जो डीपीपी है तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स है। ठीक है, गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। गिव मी 1 मिनट।
ऑडिबल, विजिबल? यही हूँ। तुम लोगों को छोड़ के कहाँ ही जाऊँगी। आज एक्चुअली ना बच्चों मेरी फाउंडर्स के साथ मीटिंग है, तो मुझे गुड़गाँव जाना है। तो मैं एक बार ज़रा-सा थोड़ा-सा देख रही थी, केशव के साथ जा रही हूँ कि सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड है कि नहीं। आधे घंटे की और क्लास लगा सकती हूँ क्योंकि हमारी फ्लाइट है 11 बजे की। ठीक है? रुको, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। बताओ क्लियरली ऑडिबल, विजिबल? बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? दिख रहा था? ओह! यू लिव इन गुड़गाँव, क्या बात है। यार मैं तो सोच रही हूँ यार एक दिन तो मीटअप हो। जैसे अड्डा वाला मीटअप नहीं। मैंने क्या किया था ना, मैं ऐसे बीच-बीच में ऐसे इम्प्रॉम्प्टू मीटअप मतलब बहुत ही कैजुअल मीटअप रखती रहती हूँ। बहुत बार तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे हर महीने में 1 बार, ऐसे 2-3 सालों में 1 बार कह रही हूँ। कि कंपनी से हटके इस तरीके से एक मीटअप रख दिया कि बस बच्चों से मिल रहे हैं यार, बढ़िया। एक किसी रेस्टोरेंट में जाके जो उनका सबसे बड़ा टेबल है वो बुक करवा लिया, और बढ़िया बच्चे बैठे हैं, और बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि टेबल इतना ज़्यादा बड़ा है। अगर ये टेबल है, यहाँ पर इस तरीके से चेयर्स हैं, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर और सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर किसी को नहीं बैठने दे रही। तो एक बार तो करते हैं, क्या कहते हो? है ना? दिल्ली गुड़गाँव में एक बार तो करेंगे, बाकी जब मैं अगर बॉम्बे आती हूँ या फिर किसी और सिटी आती हूँ तो वी कैन डेफिनिटली डू दैट। दी सपने क्यों दिखा रहे हो? सो सॉरी यार, मतलब मैंने ये नहीं बोला पक्का करूँगी, मैंने बोला मैं करना चाहती हूँ, मेरे दिल में है ये बात। तो वही शुरुआत होती है किसी भी चीज़ को करने की, दिमाग में उसकी इमेज पहले बने, तो इमेज बन चुकी है, ये आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है? चलिए। अब सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग चल रहे हैं कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल का नंबर क्या आ गया? हमारा ग्राफ्स चौथा था। तो ये हमारा 5वां बेसिक मैथमेटिकल टूल आ गया, डिफरेंशिएशन। एक मिनट। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मान लो अगर तुम काले हो और तुम्हारी क्लास में सब गोरे हैं, तो तुम्हारा टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दे। ये मैंने इतनी दुनिया की सबसे घटिया बात की है, क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि घटिया बात करना फ़नी होता है। ये मेरे मेंटल इश्यूज़ हैं, मेबी मैं इनको ठीक करूँगी, प्लीज़, कि कोई भी बच्चा ऑफेंड मत होना। ठीक है? डिफरेंशिएशन का मतलब समझाती हूँ तुम लोगों को। डू यू रिमेंबर हम लोगों ने स्लोप वगैरह डिस्कस किए थे कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, तो स्लोप होता था dy बाई डी एक्स। इसका मतलब अगर मान लो मैं छोटा सा चेंज x में लेके आती हूँ, तो कितना छोटा सा चेंज y में आ जाए, दिस इज डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। कि अगर हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी में छोटा सा चेंज लेके आए, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में किस तरीके से चेंज आता है, इस प्रोसेस का नाम ही डिफरेंशिएशन है। तो देख रहे हो गले की हालत? तो अगर मान लो सबसे पहले मैं बेसिक्स के ऊपर फोकस करूं, रुको, नोट मेकिंग का क्या मेथड था लास्ट की क्लास में? हाँ, यही था। तो अगर मान लो मैं सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर फोकस करूं, तो समझो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग y विद x। डिफरेंशिएटिंग y विद x। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं a इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो जो प्रोसेस है, आई शुड बी मोर एक्यूरेट, और अभी नोट मेकिंग शुरू करोगे, जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x।
और ये प्रोसेस करने से जो आंसर आएगा जैसे ए, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साथ साथ में लिखते चलो, अगर तुम्हें स्लोप समझ आ गया है तो यहां पर फिर ये ज्यादातर मैथमेटिक्स ही लगेगा फिर। ठीक है, तो मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और इस तरीके से मान लो ग्राफ कैसा भी बन गया। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो x एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लूं और यहाँ पर टाइम ले लूं, ठीक है, तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा, इसका स्लोप दे देगा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, जो मुझे क्या देता है, वेलोसिटी। अगर मान लो मैं यहाँ पर वेलोसिटी ले लूं, यहाँ पर टाइम ले लूं, तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं y एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करती हूँ x एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ। तो मुझे अच्छे से पता है वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ चेंज होगी, या फिर टाइम के चेंज होने के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन कहलाती है। या फिर एक और एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पर मोमेंटम ले लिया जिसको p से डिनोट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया, तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं। इसका मतलब जब टाइम में चेंज हो तो मोमेंटम में कैसे चेंज आए, इसको क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। लिखो एक बार। स्लो, हम लोग देखो कल की क्लास में स्लोप ही तो किया था, तो वी नो एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज में कैसे चेंज आए, उसका मतलब क्या है और कितने तरीके से आ सकता है। तो बस ये प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। So I can say that velocity is the time derivative of displacement. I can say acceleration is the derivative of velocity with respect to time, या फिर acceleration is the time derivative of velocity. मैं बोल सकती हूँ force is the time derivative of momentum, और force is the derivative of momentum with respect to time. लिखो। दो तरीके से बोलना सिखाया, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एक्सेलरेशन इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ए पॉइंट बोल देती हूँ, इसको बी पॉइंट बोल देती हूँ। लिख लो। डन। क्या बात है वंशिका। रोहन सिंह दी मीटअप आपने लास्ट ईयर भी कहा था मोहाली में रखोगे एक, प्लीज। तो वंशिका ने बोला है कि पहले पढ़ लो फिर मीटअप करते हैं। तो रोहन आपकी बिल्कुल सही बात है, इस साल मुझे जरूर मीटअप करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात वंशिका की है कि जो अभी कर रहे हैं वो भगवान है, तो आपका अभी ध्यान कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारी मम्मी अभी सबसे सुंदर साड़ी में भी आ जाए जो आज तक उन्होंने डाली है, उस पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। लिखिए। ठीक है, अब मुझे फिर ये बताओ,
थोड़ा सा और समझते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज वगैरह को और क्लियर करते हैं। तो अगर मान लो मैं dy बाई dx करती हूँ और फिर बाद में dy बाई dx का ही डिफरेंशिएशन x के साथ करती हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट क्योंकि यहां पर मैं दो बार भी तो डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं इसी की डिफरेंशिएशन x के साथ दोबारा से कर दूं, इसी की डिफरेंशिएशन x के साथ दोबारा कर दूं, तो इसको मैं बोल दूंगी सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि देखना, जैसे कि देखना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं तो वो मुझे वेलोसिटी देता है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ, अगर मैं उसी की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। इसलिए तो बोला जाता है वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and acceleration is the double derivative or the second derivative of displacement with respect to time. देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे लिखा है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कि मेरे पास है y ही, लेकिन इसकी x के साथ दो बार डिफरेंशिएशन की है, इसीलिए x का स्क्वायर। जैसे मान लो मैं a के नंबर को दो बार 3 से डिवाइड करना चाहती हूँ, तो ऐसे लिखूंगी ना, ऐसे लिखूंगी ना कि a को मैंने 3 के साथ दो बार डिवाइड किया, तो मैं यहाँ पर y की डिफरेंशिएशन अगर x के साथ दो बार कर रही हूँ, एक बार फिर एक और बार, तो डिनोमिनेटर में dx का स्क्वायर आता है। रिप्रेजेंटेशन सीख लो क्योंकि अभी बेसिक्स कर रहे हैं। अरे बस करो, अब मैं सही बता रही हूँ, आई विल ब्लॉक। फिर इस टाइम पे तुम सपोर्ट के ऊपर कॉल करते रहना, मैम ने हमें ब्लॉक कर दिया। आई डोंट केयर मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स, आई ओनली केयर अबाउट द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन राइट नाउ। पढ़े लिखे बच्चों की तरह प्रिटेंड करके स्पैम मत करो। ये देखो साग्निक का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जून 1 टेस्ट। सही क्वेश्चन गलत जगह पूछा जाए गलत होता है, जो अभी कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लिख लिया? यहां पर ये टर्मिनोलॉजी भी लिख सकते हो। वेलोसिटी is the first derivative, is the first derivative of displacement, and acceleration is the second derivative. This is the second derivative of displacement with time. लिखो। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा भी मतलब क्लियर हुआ है, तो मुझे बताओ, अगर मान लो मैं एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अरे स्क्रीन को क्या हो गया, वेट 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 वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन वन मोर टाइम। दी है तो नो फियर, दी है तो नो फियर, ओनली फियर दी। जब तक मैं हूं किसी से मत डरो सिवाय मेरे।
अब जरा सा मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करती हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी करूं, अगर मान लो मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ करती हूँ, मान लो मैंने एक्स के साथ कर दिया, ठीक है, या फिर मान लो बच्चों मैंने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी जैसे टी के साथ कर दिया, या फिर मान लो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी वाई के साथ कर दिया, वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब क्या है और इसका आंसर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स को चेंज करूं तो कांस्टेंट कैसे चेंज होगा? तो भाई कांस्टेंट कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। तो मैं चाहे एक्स में जैसा मर्जी चेंज ले आऊं, मैं चाहे एक्स में जैसा मर्जी चेंज ले आऊं, कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। चाहे मैं टी में जैसा मर्जी चेंज ले आऊं, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये जो बच्चे ऐसे रखते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि चाहे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में लियो उसमें जैसा मर्जी चेंज ले आओ, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? शून्य। मेक सेंस? हाँ जी, ये है आपके बेसिक्स डिफरेंशिएशन के। आप मैथमेटिक्स में चलेंगे। डन। लिखो। जैसे मैं तुम्हें बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन कर दो टी के साथ, तो टी को जैसे मर्जी चेंज कर लो, 5 5 ही रहेगा। मैंने तुम्हें बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, तो टाइम जैसे मर्जी बढ़ता रहे, घटता रहे, खत्म हो जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो उतनी ही रहेगी। तो ये दोबारा से वैल्यू कितनी आई? जीरो। ठीक है। मान लो तुम लोगों को जितना आता है, ठीक है, योर नॉलेज, तुम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जो एक कान से निकालते हैं, दूसरे का एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी नॉलेज का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं, तो टाइम आगे जैसे मर्जी बढ़ता रहे, आपकी नॉलेज में कोई फर्क ही नहीं आया है, आपकी नॉलेज कांस्टेंट हो गई, क्योंकि एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो, ये वाली वैल्यू क्या होगी? जीरो। मेक सेंस? मेक सेंस? भाई मैं तो तुम्हें सही सही बता रही हूँ, पूरे साल बहुत गंदा रोस्ट करूंगी। हाई पॉसिबिलिटी तुम में मुझसे नफरत हो जाए कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कि पहले अभी 3 4 हफ्ते या फिर 1 महीना तुम थोड़ा सा हंसो, ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाओ कि आ यार सेम जोक्स ऑल द टाइम, ठीक है, फिर तुम्हें बिल्कुल ये हो जाए कि अब हमारे बारे में मत बोलना। मैम कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, अभी ठीक कर देती हूँ, ये लो। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के ऊपर चलें। क्या टाइम हो रहा है? बच्चों इसकी मैथमेटिक्स कल कर लें। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, मेरी गुड़गांव के लिए फ्लाइट है, मेरी फाउंडर्स के साथ मीटिंग है आज सुबह सुबह की, सुबह सुबह की फ्लाइट है, अभी मेरी 11 बजे की, तो मैं थोड़ा सा नहा धो के रेडी हो लेती हूँ और जाती हूँ। कल तुम्हारी जो क्लास है 2 घंटे की रख लूंगी, ठीक है, कल की क्लास बच्चों तुम्हारी 2 घंटे की हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना करते हैं। डीपीपी वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर ली और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स कर लिए। इसकी मैथमेटिक्स के ऊपर कल जाते हैं। मैं तुम लोगों को डबल चेन रूल भी सिखाऊंगी, ट्रिपल चेन रूल भी सिखाऊंगी, ताकि सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ओके जी, ओके एवरीवन, बाय बाय। Finally, my misery has ended. I am ending the class, hoping to never see you again. But what are the point of false hopes? So I would have to see you again tomorrow. Bye bye. Goodbye, everyone. Try to stay happy. जैसे तुम्हारे काम है तो खुश तो नहीं रहा जाएगा, so I'll just say try to stay happy. ठीक है, चलो बच्चों, गुड बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय।